हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के एक नए लेक्चर के बारे में। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन सॉलिड के बारे में कि हमारे पास जो गिवन सॉलिड है उसमें एटम किस किस तरीके से अरेंज हो सकता है। तो सबसे पहले उसमें हमने कवर किया था वन डायमेंशन के बारे में, उसके बाद हमने कवर किया था टू डायमेंशन के बारे में एंड 1D और 2D के बारे में हमने हर डिफरेंट टाइप की जो अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है वो सभी कवर अप कर ली थी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो अगर हम बात करें कि आखिरकार पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, तो देखिए हमारे पास जो एटम है वो स्फेरिकल शेप के प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं एटम को अरेंज करता चला जाऊं और एक लैटिस क्रिएट करूं तो वहां पर कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि जो एटम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो 100% नहीं होगा, उससे कुछ ना कुछ कम होगा। तो 100% में से हमारे एटम जब अरेंज होंगे तो उसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। राइट, तो अगर हम कहें कि टोटल स्पेस एक यूनिट सेल के अंदर वो 100% है तो उस 100% में से कितना स्पेस एटम ने ऑक्यूपाई कर लिया उसी को हम क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। जितनी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कोई भी एटम अरेंजमेंट के टाइम पर उतना ज्यादा अच्छा वो लैटिस बनेगा, उतना स्टेबल वो लैटिस बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग वो लैटिस बनेगा। राइट, तो अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम, स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्यूपाई बाय यूनिट सेल। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज में काउंट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला हो जाता है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी गिवन यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एटम ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, फिर आपको देखना पड़ेगा आपकी यूनिट सेल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया और वो वर्ड हमारे पास है यूनिट सेल। तो चलिए बात करते हैं यूनिट सेल का क्या मतलब होता है। देखिए यूनिट सेल का मतलब है हमारे पास एक ऐसी अरेंजमेंट या फिर एक ऐसी यूनिट जिसको जब हम बार बार रिपीट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर और हमें अगर कंप्लीट लैटिस देखने को मिल जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। राइट, तो यूनिट सेल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यूनिट सेल की डेफिनेशन हो जाएगी द स्मॉलेस्ट यूनिट which when repeat again and again in different direction and give the complete lattice, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। दोबारा, यूनिट सेल का क्या मतलब है, वो छोटी से छोटी यूनिट जिसको जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करते हैं और वो हमें कंप्लीट लैटिस साइड बना के दे दे, वो हमें कंप्लीट लैटिस बना के दे दे, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। अब आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाओ एग्जांपल के थ्रू। तो चलो एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लो मेरे पास एक 2 डायमेंशन लैटिस है, ये मेरे पास क्या है, एक 2 डायमेंशन लैटिस बना दिया मैंने इस तरीके का कुछ। अब अगर मैं देखूं यहां पे एक ऐसी यूनिट को जिसको जब मैं डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करूं तो मुझे ये कंप्लीट लैटिस वापस देखने को मिल जाए, तो वो क्या हो सकता है। देखो अगर मैं इस 4 एटम के सेंटर को आपस में कनेक्ट कर दूं तो ये हमें एक यूनिट सेल बना के दे रहा है। तो अगर मैं इस यूनिट सेल को रिपीट करूं बार बार डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर तो मुझे ये कंप्लीट जो लैटिस है ये मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो 4 एटम का सिस्टम है, एक छोटी यूनिट जो है वो क्या हो गई, यूनिट सेल हो गई। क्योंकि इसको जब मैं रिपीट करूंगा, देखो इस एटम को, इस 4 एटम को आप एक काम करो, रिपीट करते चले जाओ। ये हमारे पास 4 एटम है, इसको मैंने रिपीट किया एक्स एक्सिस के लोग, तो यहां पे 4 एटम और लगा देंगे। इसको मैंने रिपीट किया वाई एक्सिस के लोग, तो यहां पे ये 4 एटम और लगा दिए हमने। इसको मैंने रिपीट किया दोबारा से वाई एक्सिस के लोग। तो देखो जब मैंने इस छोटी यूनिट सेल को, इस छोटी सी यूनिट को रिपीट किया डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर तो मुझे यही वाला तो लैटिस मिल गया। तो ये मेरे पास जो 4 एटम का सिस्टम बना है इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल।
वो छोटी से छोटी यूनिट जिसको जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करेंगे और अगर वो हमें कंप्लीट लैटिस बना के दे रही है उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल हमारे पास क्या हो जाएगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच व्हेन रिपीट अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड गिव द कंप्लीट लैटिस। ठीक है, अब देखिए एक लैटिस के अंदर एक से ज्यादा यूनिट सेल पॉसिबल हो सकती है, बशर्ते बात ये है कि वो एक एक्यूरेट यूनिट सेल। ठीक है, अगर आपके पास एक लैटिस गिवन है तो जरूरी नहीं वहां पे एक ही यूनिट सेल होगी, एक से ज्यादा यूनिट सेल भी वहां पे हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप डिफरेंट यूनिट सेल को कंसीडर करोगे तो वहां पे चेंजमेंट होता चला जाएगा, और लेकिन आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो सेम ही निकल के आएगी। आप कहोगे सर कंफ्यूज हो गए, इसको तो समझा दूं। तो अभी हम निकालना सीख रहे हैं, अगर आपके पास 2D पैकिंग है तो वहां पे आप पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे। मैं डिफरेंट यूनिट सेल कंसीडर करके आपको सेम आंसर ही निकाल के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक ही लैटिस के अंदर एक से ज्यादा यूनिट सेल हो सकती है, कोई भी चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी का आंसर सेम ही आएगा। राइट, तो चलिए बात करते हैं हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के बारे में इन 2D सिस्टम। क्योंकि हमने अभी जो लैटिस पढ़ा है, जो अरेंजमेंट पढ़ी है एटम की, वो 2D के अंदर ही पढ़ी है। राइट, तो 2D की भी बात करेंगे कि 2D में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। 3D में ये तरीका अपनाते नहीं है, क्योंकि 3D में इस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो बहुत मैसअप हो जाएगा। राइट, तो चलिए हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन 2D। तो 2D के अंदर हमने बात की थी कि 2D के अंदर दो टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, एक थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसको निकाल के दिखाओ। ठीक है, और एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन बनता भी नहीं है कि 2D के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के दिखाओ। अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का पूछा जाता है कभी एग्जाम में स्कूल लेवल पे तो वो 3D से ही आता है, 2D से नहीं आता। तो पहली बात आपको याद होना चाहिए, अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो 2D के अंदर जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है 78.6%। इसका मतलब 100% में से 78.6% एटम ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, जितना बाकी स्पेस रह गया वहां पे वॉइड परसेंट है, यानी कि एम्प्टी स्पेस परसेंट है। क्लियर है ये बात। चलो अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारे पास कैसी होती है, जहां पे हमारे पास पहली लेयर के एग्जैक्ट नीचे दूसरी लेयर देखने को मिल जाए, है ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, पहली लेयर के एग्जैक्ट नीचे दूसरी लेयर, ठीक है, दूसरी लेयर के एग्जैक्ट नीचे क्या हो जाएगी, तीसरी लेयर, और तीसरी लेयर के एग्जैक्ट नीचे क्या हो जाएगी हमारे पास, फोर्थ लेयर। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इसको हमने और क्या कहा था, ए टाइप की पैकिंग, है ना। इसको हम ए टाइप की पैकिंग भी कहते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एक यूनिट सेल कंसीडर करनी है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक यूनिट सेल चाहिए ना। तो यूनिट सेल में अपनी मर्जी से कंसीडर करूंगा। यूनिट सेल में एक ऐसी कंसीडर करूंगा जिसको जब मैं रिपीट करूं डिफरेंट डायरेक्शन में तो मुझे सेम लैटिस देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको करके दिखाया था, ये कंसीडर कर सकता हूं मैं, है ना। ये स्क्वायर को अगर हम रिपीट करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर तो हमें सेम लैटिस देखने को मिल जाएगा। तो मान लो ये मेरी फर्स्ट यूनिट सेल है जिसको मैंने कंसीडर किया है, ये मेरी फर्स्ट यूनिट सेल होगी। दूसरी यूनिट सेल में क्या कंसीडर कर सकता हूं, मैं एक रेक्टेंगल भी तो कंसीडर कर सकता हूं। इस रेक्टेंगल को अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करूंगा तो भी मुझे सेम लैटिस देखने को मिल जाएगा। तो ये भी मैं कंसीडर कर सकता हूं। और मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, अगर हम बात करें तो इसमें हम एक चीज और कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये यूनिट सेल 1 कंसीडर करी है मैंने, ये यूनिट सेल 2 कंसीडर करी है मैंने, और एक यूनिट सेल हम कंसीडर कर सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास थर्ड यूनिट सेल। इसको भी अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करूंगा तो मुझे सेम ही लैटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी इमेजिनेशन बेस्ड चैप्टर है ये, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वरना मैं इमेजिन करवाने लगूंगा तो आप उसी में रह जाओगे। राइट, तो ये थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट चैप्टर है कि आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी तो आप बहुत आसानी से इमेजिन कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि बायो बैकग्राउंड वाले जो है वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। मैं खुद एक बायो बैकग्राउंड से हूं, मेरे पास भी 11th 12th में मैथ नहीं थी, बट स्टिल मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, तो आप भी कर लोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी इमेजिनेशन की जरूरत है। तो 3 डिफरेंट यूनिट सेल मैंने चूज कर ली है, इन तीनों के थ्रू सेम ही पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी, क्योंकि भाई यूनिट सेल तो वही है ना हमारे पास।
यूनिट सेल तो मैंने इस लैटिस के लिए ही तो कंसीडर करी है, तो मैं कोई भी यूनिट सेल कंसीडर करूं एक पर्टिकुलर लैटिस के लिए, आंसर जो है सेम ही आएगा पैकिंग एफिशिएंसी का। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं कैसे। हमें पता है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम। ठीक है, कितना जगह घेर रहा है हमारा एटम। अब 2D में देखो, 2D की अगर हम बात करते हैं तो 2D में हम एटम का एरिया कंसीडर करते हैं, लेकिन 3D की बात करेंगे तो 3D में एटम की वॉल्यूम कंसीडर होगी, एरिया कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3D में तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें कंसीडर होगी एक एटम के पास। ठीक है, तो वॉल्यूम ले लेंगे, लेकिन 2D में तो दो ही चीजें होंगी, या तो लेंथ ब्रेड्थ होगी, या ब्रेड्थ हाइट होगी, या लेंथ और हाइट होगी। तो 2D में एरिया कंसीडर किया जाता है, वॉल्यूम कंसीडर नहीं करेंगे फॉर द स्पेस। ठीक है, तो क्योंकि हम 2D लैटिस की बात कर रहे हैं तो एरिया लेके चलेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी का 2D के लिए, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एटम डिवाइडेड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलो बात करते हैं यूनिट सेल 1 के लिए। यहां पे हम बात करते हैं यूनिट सेल 1 के लिए कि यूनिट सेल 1 में हमारे पास कितना जो है परसेंटेज निकल के आ रहा है पैकिंग एफिशिएंसी का। ठीक है, यूनिट सेल 1 ये केस 1 होगा, यहां पे लिख देते हैं हम केस 1। ठीक है, तो केस 1 में हम बात कर रहे हैं हमारी यूनिट सेल क्या है, ये स्क्वायर वाली। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर मैं ये यूनिट सेल बनाऊं, कुछ ऐसी यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल को हमने सेंटर से ज्वाइन किया होगा, राइट। 4 एटम के 4 सेंटर हमारे पास है, इनको आपस में हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब देखो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। अब एक बात सोचो, मैंने तो ये यूनिट सेल बनाई है, क्या इसमें ये पूरा एटम आ रहा है, या ये एटम पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा ना। इस यूनिट सेल में इस एटम का खाली 1/4 पोर्शन आ रहा है। सिमिलरली इस एटम का भी 1/4 पोर्शन ही कंसीडर हो रहा है, यहां पे भी 1/4 आ रहा है, और यहां पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1/4 पोर्शन ही आ रहा है एटम का। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 इस यूनिट सेल में इन चारों एटम का 1/4 पोर्शन ही आ रहा है। तो टोटल अगर कंबाइन कर दूं तो 1/4 + 1/4 करेंगे, अगर हम 4 बार कंबाइन करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा टोटल 1 एटम, है ना। तो इस यूनिट सेल के अंदर टोटल 1 एटम जितना वेटेज आ रहा है। तो 1 एटम का अगर मैं एरिया की बात करूं, क्योंकि सर्कल है हमारे पास, राइट, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम, 1 एटम हमारे पास है और उसमें स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो ये आपस में कट तो सकते नहीं है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ए और आर के बीच में। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है एज लेंथ, ए हमारे पास है एज लेंथ। तो एज लेंथ और रेडियस के बीच में, रेडियस क्या है हमारे पास, ये वाली, देखो ये तो हो गई रेडियस, और ये पूरा जो है हमारे पास ये है ए। ठीक है, तो एरिया सॉरी एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है वो निकालना पड़ेगा हमें, ताकि हम इस फैक्टर को आपस में क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके। क्योंकि हमारे पास ना तो r की वैल्यू है ना ही a की वैल्यू है, बट मैं r को अगर a के थ्रू कैंसिल आउट कर दूं तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाई की वैल्यू तो हमें पता ही होती है क्या होती है, राइट। तो देखो अगर आप देख पा रहे हो ये पूरा a है और ये आधा r है, तो a और r के बीच में क्या रिलेशन है, a जो है वो 2r के इक्वल है ना। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर की जगह 2r का होल स्क्वायर रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, a क्योंकि 2r के इक्वल है का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बन जाएगा पाई बाय 4। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा, पाई मल्टीप्लाई 25। पाई क्या होती है हमारे पास, 3.14 कह लो, या फिर आप कह सकते हो 22/7। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 78.6%। इस तरीके से हमें क्या निकालनी, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है यूनिट सेल 1 के लिए। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है। अब आप कहोगे सर इससे तो 78.6% आ गई, यहां से निकाल के दिखाओ। ठीक है, सेकंड यूनिट सेल से निकाल के दिखाओ कि वहां से कि 78.6% ही आएगी, क्योंकि हमें लग नहीं रहा। ठीक है, चलो भाई नहीं लग रहा तो केस 2 कंसीडर करते हैं। केस 2 में हमारे पास देखिए यूनिट सेल अब की बार क्या है, रेक्टेंगल। यूनिट सेल अब की बार क्या है, रेक्टेंगल। तो एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, साथ में यहां पर भी जो नंबर ऑफ एटम है वो भी चेंज होंगे। देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें यूनिट सेल 2 की, देखो 180 डिग्री का आधा एटम तो ये आ गया। ठीक है, ये वाला आधा एटम आ गया यूनिट सेल में, आधा एटम ये आ गया, तो ये दोनों मिलके एक एटम तो हमारे पास ये आ गया, है ना। एक एटम तो हमारे पास ये दो, ये मिलके एक एटम तो हमारे पास बन गया, क्योंकि आधा ऊपर है आधा नीचे है।
अब देखो 1/4 यहाँ पे आ रहा है, 1/4 यहाँ पे आ रहा है, 1/4 इसको कंसीडर करेंगे, 1/4 इसको कंसीडर करेंगे, तो 4/1/4 है, 4 बार 1/4 है, तो एक एटम यहां से आ गया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बन गया, 2 एटम का। तो अगर हम इस यूनिट सेल को कंसीडर करते हैं रेक्टेंगल वाली को, तो यहाँ पे टोटल 2 एटम का कंट्रीब्यूशन बन रहा है। तो 2 एटम है और एटम का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो L मल्टीप्लाई B। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ को r की टर्म्स में लेके आना है। देखो ये मैंने मान लो लेंथ मान ली, डजंट मैटर आप किसको लेंथ मान लो किसको ब्रेड्थ मान लो, आप चाहे इसको लेंथ मान लो चाहे इसको लेंथ मान लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो यहाँ पे आप दिख रहे हो, आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, इस यूनिट सेल का a एज लेंथ, राइट। तो ये r है, ये इतना कितना हो गया 2r है, और इतना पोर्शन कितना हो गया r। तो जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ गई, 4r के इक्वल आ गई। तो लेंथ को तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 4r से। ब्रेड्थ की बात करें तो देखो ब्रेड्थ में ये है ब्रेड्थ, तो r तो यहाँ पे आ गई और r ही यहाँ पे आ गई, तो ब्रेड्थ किसके इक्वल है 2r के। तो लेंथ कितनी है 4r, ब्रेड्थ कितनी है 2r, तो कितना बन जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8r, राइट, 8r स्क्वायर सॉरी। तो कितना बन जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 2/8 चलेगा 1/4, तो पाई/4, और परसेंटेज निकालने तो मल्टीप्लाई 100, तो ये भी देखो वही है, पाई/4 मल्टीप्लाई 100, ये भी वही है, कितना आ जाएगा 78.6%। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 2 डायमेंशन के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो ये आपके लिए खुद के लिए होमवर्क है। इस यूनिट सेल को कंसीडर करते हुए आपको क्या चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि कई बार कुछ हाई लेवल एग्जाम है जैसे ये IIT जैम, तो वहां पे क्या करेंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, एक यूनिट सेल बना देंगे और कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के दिखाओ, क्या पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी। तो उस टाइम पे आपको निकालना आना चाहिए। इस तरीके से अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो 2D में ही पॉसिबल है, 3D में आप ये तरीका अपनाते नहीं हो। तो अगर IIT जैम या फिर IIT JEE में क्वेश्चन आता है तो 2D ही कंसीडर करके निकालना, 3D से नहीं निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, देखो एक एटम तो पूरा का पूरा अंदर आ गया और आधा 1/4 1/4 1/4 1/4, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही एटम है, टोटल एटम यहाँ पे हमारे पास 2 ही है। फर्क और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आप एज लेंथ और r के बीच में सही रिलेशन निकाल पाओ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं रिलेशन बताऊं ना तो कुछ ऐसा आएगा, 4r इक्वल टू 2√2 a। ठीक है, यहां से कुछ रिलेशन निकलेगा, जो रेडियस है और जो एज लेंथ है उसके बीच में जो हमारे पास रिलेशन है वही आएगा 4r इक्वल टू 2√2a। एक बार मैं कंसीडर कर लेता हूं दोबारा से, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का होल रूट 2a स्क्वायर, तो √2a, सॉरी 2√2a नहीं, a 2√2a। ठीक है, यहां से आप a को r में पुट कर दोगे और फिर वही सारा काम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, 2 डायमेंशन के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे। अब हम बात करते हैं जो सेकंड टाइप की पैकिंग थी हमारे पास, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसमें कैसे होगा, अब हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो हमने निकाल के देख ली, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसे निकलेगी। देखिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2D के अंदर 2 ही केस बनते हैं, 2 ही टाइप के हमारे पास पैकेज बन सकते हैं। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी जिसमें स्क्वायर प्लेनर वॉइड बने थे, एक थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसमें ट्रायंगुलर वॉइड बने थे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड लैटिस की, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम HCP कहते हैं, और उसको क्या कह सकते हैं, AB टाइप की पैकिंग। और यहाँ पे अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करता हूं तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी है 90.6%। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो एटम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो अगर एटम के पास ऑप्शन होता है कि आप स्क्वायर प्लेनर में जाना चाहोगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जाना चाहोगे या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जाना चाहोगे, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज्यादा अच्छी है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग के। इसलिए हमारा जो एटम है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को चूज करेगा, ना कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग को, क्योंकि यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी है। ठीक है, ठीक है, चलो बात करते हैं आखिरकार बनती कैसे है। तो ये मान लीजिए हमारे पास पहली लेयर है, ए लेयर। ठीक है, यहां पे हम मान लेते हैं बी लेयर। तो बी लेयर मैंने क्या कहा था, ए लेयर के 2 एटम के जस्ट बीच में बनेगी, तो ये आ गई हमारे पास बी लेयर। ठीक है, अब दोबारा से क्या लेके आएंगे हम, ए लेयर लेके आएंगे। ठीक है,
कैसे आएगी? अगर इन दो एटम के बीच में मैं रख दूं तीसरी लेयर का एटम, तो जो तीसरी लेयर का एटम बना है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के एटम के नीचे आएगा, तो इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे? ए लेयर कहेंगे, इस तरीके से कुछ। अब बात करते हैं बी लेयर की, तो दोबारा से इन दोनों के बीच में रखेंगे, तो ऐसे क्या बन जाएगी हमारे पास? बी लेयर बन जाएगी। तो इसको हमने कहा ए, तो ये हो गई बी, इसको कहा ए, तो ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगुलर ओवॉइड बनते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था हमारे पास? 3, राइट। अब यहाँ पे हम चूज करते हैं कोई भी एक लैटिस, तो यहाँ पे अगर मैं एक लैटिस चूज करना चाहूं तो कुछ ऐसी लैटिस चूज कर लेते हैं, ये मैंने आपको बनवाया भी था, ठीक है, इसी वजह से इसको हेक्सागोनल क्रॉस पैरिंग भी कह रहे हैं। तो ये मैंने एक यूनिट सेल कंसीडर कर ली है। अगर मैं इस यूनिट सेल को रिपीट करूंगा बार बार डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कंप्लीट लैटिस देखने को मिल जाएगा। इसी को कंसीडर करके हम क्या निकालेंगे? इसी को कंसीडर करके हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखो, सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट सेल हमने क्या चूज करी है, तो आपको क्या दिख रहा है? ये हेक्सागन बनता हुआ दिख रहा है ना, तो यूनिट सेल हमने ली है हेक्सागन, यूनिट सेल हमने क्या ली है? हेक्सागन। और अगर हम बात करें स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, यानी कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, तो यूनिट सेल ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? हेक्सागन है। हेक्सागन एक तरीके से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है, ठीक है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो हेक्सागन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 6 × √3/4a²। समझ में आ रहा है? अरे तुम्हें सब कुछ समझाना पड़ता है ना। देखो, ये हेक्सागन हमारे पास है, अगर मैं इसको यहां पे कट कर दूं इस तरीके से, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। एक हेक्सागन जो है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4a²। हेक्सागन का अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात याद रखो, एक हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या बन जाएगा? 6 × √3/4a²। ये हो गया हेक्सागन का फॉर्मूला। तो केस 1 कंसीडर करते हैं, एक ही केस वैसे बनाया हमने यहाँ पे। तो जो यूनिट सेल ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो कितना है? 6 × √3/4a²। क्या ये बात चमक रही है तुम्हें? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो स्पेस एटम कितना ऑक्यूपाई करेगा। तो एक एटम ऑक्यूपाई करता है स्पेस πr², क्योंकि सर्कल हमारे पास है। अब कितने एटम दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? देखो, एक एटम तो ये सेंटर वाला हो गया, ये तो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर ही आ रहा है, तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन तो यहां से आ गया। ये एंगल कितना है? 120 डिग्री होता है ना। अगर एक एटम की बात करता हूं तो एक एटम में टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। एक एटम का 120 डिग्री आ रहा है, टोटल कितने एटम है? 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 एटम है। हर एटम से 120 डिग्री का एंगल बन के आ रहा है, तो कितना बन गया हमारे पास? और 360 से डिवाइड कर दिया मैंने, ताकि मुझे टोटल एटम पता चल जाए। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 3, और ये आ जाएगा 2, तो ये आ गए 2 एटम। तो यानी कि ये जो साइड में हमारे पास हेक्सागन वाला जो बन रहा है, यहाँ पे टोटल 2 एटम का कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अभी तो आपने कहा 2, अरे 2 तो साइड एटम है, एक सेंटर वाला भी तो है, पूरा का पूरा एटम जो कंसीडर हो रहा है, तो 2 + 1 3, 3πr² का तो एरिया आ गया हमारे पास एटम का, और 6 × √3/4a² का तो एरिया कहां से आ गया हमारे पास? यूनिट सेल से। अब क्या करोगे? ए और आर के बीच में रिलेशन देखोगे, तो पहले तो इसको थोड़ा बहुत काट देते हैं, ठीक है। तो कितना बन गया? 2 ऊपर चला जाएगा, 2πr² डिवाइडेड बाय √3a²। अब ए और आर के बीच में रिलेशन देखना है कि ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो दिखा है, सिंपल सी बात है, ये मेरे पास कंप्लीटली क्या है? ए, ये मेरे पास क्या है? ए, और ए में कितने आर आ रहे हैं? एक आर ये ना, एक आर ये ना, तो ए यहाँ पे हमारे पास इक्वल है 2r के इक्वल है। तो हमारे पास a 2r के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? a को हम 2r से रिप्लेस कर देंगे, तो √3 यहाँ पे था ही, तो 2r का होल स्क्वायर, एंड दैट विल इक्वल टू 2πr² डिवाइडेड बाय √3 × 4r²। ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने ये वाली एज लेंथ क्यों चूज करी? हम तो ये सेंटर वाली करेंगे। अरे सेंटर वाली कर लो ना भाई को, सेंटर वाली कर लो। ये पूरी ये हो गई। अब कितने आर आ रहे हैं? आर 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 दिख रहा है आपको ये? अब आप कहोगे सर a = 4r के इक्वल आ गया, ये तो है ना, a = 4r के इक्वल आ गया। ये a नहीं है बच्चों, ये 2a हो गया, क्योंकि एक एटम जो हमारे पास है वो a कंसीडर करके दे रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जो a लेनी है ना वो नियरेस्ट लेनी है,
दो एटम के बीच में कम से कम डिस्टेंस कितनी है, तो आप इसको कंसीडर कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत दूर वाली डिस्टेंस हो गई। आपको नियरेस्ट डिस्टेंस लेनी है ए वाली, तो ए इक्वल टू 2r वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया पाई बाय √3, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 2 पाई बाय 2√3, क्योंकि 2 2 4 √3 यहाँ पे था ही, तो और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो यहां से कितना बन जाएगा 90.6%, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे पाई की वैल्यू रख लेना, या तो 3.14 रख लेना है, 22/7 रख लेना, ठीक है, जो भी इसकी पाई की वैल्यू है, तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा 90.6%। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 डायमेंशन के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा, एंड जो भी डाउट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग, वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कंसेप्ट जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।